दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस से एमसीक्यूज, सिद्धांत, अवधारणाएं एवं मान्यताएं। इससे पहले हम लोग 6 पार्ट तक कर चुके हैं और जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 से 6 तक नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। और आज हम लोग पार्ट 7 स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन तक कर चुके थे और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। प्रयुक्त पूंजी इज इक्वल टू ए समता, बी दीर्घकालीन ऋण, सी उक्त ए प्लस बी, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन जो है पीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है प्रयुक्त पूंजी इज इक्वल टू, देखिए प्रयुक्त पूंजी को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ए समता यानी कि इक्विटी, बी दीर्घकालीन ऋण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा उक्त ए प्लस बी यानी कि कैपिटल प्लस दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा। ए बाजार मूल्य पर, बी लागत मूल्य पर, सी बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी कम है, डी बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी अधिक है। देखिए क्वेश्चन जो है पीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। देखिए रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं उस समय स्टॉक का जो वैल्यूएशन आप करते हैं तो वो क्या करते हैं, बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी कम होता है उसका वैल्यू आप वहाँ पर लिखते हैं। तो ऐसा किस लिए किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस का प्रॉफिट ठीक ठाक दिखाया जा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी कम है। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए, ऐसी परंपरा है। ए रूढ़िवादी, बी प्रकटीकरण, सी महत्वपूर्णता, डी वसूली। देखिए क्वेश्चन जो है पीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए, ऐसी परंपरा है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि पहले ही आप यह अनुमान लगा लेते हैं कि जो भी लॉस होंगे उसको हम आगे चलकर उसकी भरपाई करेंगे। तो पहले ही आप क्या कर लेते हैं, कोई प्रोविज़न बना लेते हैं कि आगे चल के अगर कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई उस प्रोविज़न से करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, रूढ़िवादी। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वह निम्न में से किस अवधारणा का उल्लंघन करती है। ए मुद्रा मापन अवधारणा, बी लागत अवधारणा, सी वसूली अवधारणा, डी पृथक अस्तित्व अवधारणा। देखिए क्वेश्चन जो है पीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वह निम्न में से किस अवधारणा का उल्लंघन करती है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, वसूली अवधारणा। अगर कोई फर्म है वो अपने कस्टमर से एडवांस मनी ले रही है, ठीक है, एडवांस मनी लेने का मतलब क्या होता है कि फ़र्म के लिए वो लायबिलिटी हो गया। लायबिलिटी तब तक हुआ जब तक वो उसको गुड सप्लाई ना कर दे कस्टमर को, है ना। फर्म जब तक कस्टमर को गुड सप्लाई नहीं करता है तब तक फर्म के लिए वो अमाउंट जो होता है वो लायबिलिटी होता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो फर्म है वो इसको इनकम मान रही है, ठीक है, इनकम मान लेती है। तो ये किस अवधारणा का उल्लंघन करती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, वसूली अवधारणा का उल्लंघन कर रही है। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। एसेट्स ऑफ ए बिजनेस मीन्स, एक व्यवसाय की संपत्ति से आशय है। यूपीपीसीएस प्री 1995 और पीजीटी 2003-2006 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एसेट्स ऑफ ए बिजनेस मीन्स, तो देखिए क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया हुआ है कि बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं तो एक साइड होता है एसेट्स, एक साइड होता है लायबिलिटीज़, ठीक है। तो लायबिलिटी में आपका क्या होता है, ऑनर्स का कैपिटल भी होता है और प्लस लायबिलिटी होता है। तो इस दोनों को मिला के क्या होता है, एसेट होता है। यानी बैलेंस शीट का टोटल एसेट अमाउंट मिलना चाहिए, जितना लायबिलिटी है उतना ही एसेट होना चाहिए। तो इसमें देखिए आप लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखा है ऑप्शन सी, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था कि एसेट्स ऑफ ए बिजनेस मीन्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। लेखांकन समीकरण आधारित है। ए चालू व्यवसाय अवधारणा पर, बी द्विपक्षीय अवधारणा पर, सी मुद्रा मापन अवधारणा पर, डी लागत अवधारणा पर।
देखिए क्वेश्चन जो है पीजीटी 2004 में पूछा जा चुका है। ये बार बार रिपीट होता रहता है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, लेकिन ये इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा कि लेखांकन समीकरण यानी अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो डुअल एस्पेक्ट पे आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, द्विपक्षीय अवधारणा पर। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, वह लेखांकन अवधारणा जहां व्यवसाय इसके स्वामी से अलग अस्तित्व रखता है। ए चलय संबंध अवधारणा, बी द्वैकृति अवधारणा, सी व्यावसायिक अस्तित्व अवधारणा, डी वसूली अवधारणा। देखिए क्वेश्चन जो है जीआईसी 2012 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, वह लेखांकन अवधारणा जहां व्यवसाय इसके स्वामी से अलग अस्तित्व रखता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, व्यावसायिक अस्तित्व अवधारणा। लेखांकन की पृथक व्यवसाय की अवधारणा यानी कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या होता है कि व्यवसाय के अस्तित्व इसके स्वामी से पृथक माना जाता है। इसी के कारण ही व्यवसाय में पूंजी लगाने वाला स्वामी भी व्यवसाय में लेनदार की तरह होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, व्यावसायिक अस्तित्व अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, Accounting rules, procedures and methods should be observed alike and should not be changed from year to year. This is called accounting convention of. लेखांकन नियम, प्रविधियां तथा पद्धतियां एक समान अपनाई जानी चाहिए और उन्हें वर्ष प्रति वर्ष बदलना नहीं चाहिए। इसे निम्नलिखित लेखांकन प्रथा कहते हैं। ए कंसिस्टेंसी सुसंगति, बी फुल डिस्क्लोजर संपूर्ण प्रकटीकरण, सी कंजर्वेशन रूढ़िवादिता, डी गोइंग कंसर्न चालू संस्था। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्री 1994 टीजीटी 2002 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकाउंटिंग रूल्स, प्रोसीडर्स एंड मेथड शुड बी ऑब्जर्व्ड अलाइक एंड शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ। लेखांकन नियम, प्रविधियां तथा पद्धतियां एक समान अपनाई जानी चाहिए और उन्हें वर्ष प्रति वर्ष बदलना नहीं चाहिए। इसे निम्नलिखित लेखांकन प्रथा कहते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ABCD, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेशन, गोइंग कंसर्न। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंसिस्टेंसी, जिसको सुसंगति हिंदी में कहते हैं। देखिए कंसिस्टेंसी में क्या होता है, जो भी अकाउंटिंग का कार्य किया जाता है उसमें जो भी नियम और प्रविधियां और पद्धतियां जो भी अपनाई जाती है उन्हें वर्ष प्रति वर्ष बदलना नहीं चाहिए कंसिस्टेंसी के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, कंसिस्टेंसी, सुसंगति। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, द नीड फॉर शोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट अराइजेज आउट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ। आर्थिक चिट्ठा में संयोगिक दायित्व दर्शाने की आवश्यकता जिस परिपाटी के कारण पड़ती है उसका नाम है। ए कंसिस्टेंसी संगति, बी मटेरियलिटी महत्वपूर्णता, सी डिस्क्लोजर प्रकटीकरण, डी कंजर्वेटिज्म संरक्षणता। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द नीड फॉर शोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट अराइजेज आउट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ। आर्थिक चिट्ठा में संयुक्त दायित्व दर्शाने की आवश्यकता जिस परिपाटी के कारण पड़ती है उसका नाम है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, डिस्क्लोजर प्रकटीकरण। देखिए डिस्क्लोजर के अनुसार क्या होता है, जो भी सूचनाएं होती हैं उसको सही और उचित रूप से विधि सम्मत तरीके से प्रकट की जानी चाहिए। ठीक है, व्यवसाय की समस्त जानकारियों को स्पष्ट रूप से पुस्तक में व्यक्त किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी डिस्क्लोजर प्रकटीकरण। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्री 1994 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, द एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल टू। लेखांकन की स्वत्व अवधारणा लागू होती है। ए सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न एकल स्वामित्व वाली संस्था पर, बी पार्टनरशिप फॉर्म साझेदारी फॉर्म पर, सी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी संयुक्त स्कंद प्रमंडल पर, डी ऑल ऑफ द एफोर्सेड उपरोक्त में सभी पर। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्री 1995 और पीजीटी 2000 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, द एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल टू। लेखांकन की स्वत्व अवधारणा लागू होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी संयुक्त स्कंद प्रमंडल पर। तो देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पे इसलिए लागू होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कंपनी का जो अस्तित्व है वो अपने सदस्य से अलग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी शोन इन द बैलेंस शीट अराइजेज ड्यू टू अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ। आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए संभाव्य दायित्व के उठने का कारण है लेखांकन परंपरा। तो ऑप्शन में दिए हुए हैं कंसिस्टेंसी सुसंगति, बी कंजर्वेटिज्म रूढ़िवादिता,
सी डिस्क्लोजर प्रकटीकरण, डी नन ऑफ द अफोरसाइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 1995 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, कंटीजेंट लायबिलिटीज ऑन इन द बैलेंस शीट अराइजेस ड्यू टू द अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ, आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए संभाव्य दायित्व के उठने का कारण है लेखांकन परंपरा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, डिस्क्लोजर प्रकटीकरण। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, एट व्हाट प्राइस द स्टॉक इज वैल्यूड अंडर कन्वेंशनल मेथड, परंपरागत रीति के अंतर्गत रहतिया का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है? ए एट कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य पर, बी एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर, सी एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो, डी एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर, लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, एट व्हाट प्राइस द स्टॉक इज वैल्यूड अंडर कन्वेंशनल मेथड, परंपरागत रीति के अंतर्गत रहतिया का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है? तो परंपरागत रीति यानी कि कन्वेंशनल मेथड के अंतर्गत आप स्टॉक का जो वैल्यूएशन करते हैं वो एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर, दोनों में से लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होता है उस पर आप वैल्यूएशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 1995 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, द सिस्टम विच गिव्स ए कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वांटम एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज नोन एज, वह व्यवस्था जिससे रहतिया की मात्रा एवं मूल्य की लगातार सूचना प्राप्त होती रहती है कहलाती है? ए रीऑर्डर पॉइंट वैल्यूएशन मेथड, पुनः आदेश बिंदु गणना पद्धति, बी पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, सामयिक रहतिया विधि, सी परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड, सतत रहतिया विधि, डी ABC एनालिसिस टेक्निक, अभाषा विश्लेषण तकनीक। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, द सिस्टम विच गिव्स ए कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वांटम एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज नोन एज, वह व्यवस्था जिससे रहतिया की मात्रा एवं मूल्य की लगातार सूचना प्राप्त होती रहती है कहलाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड, सतत रहतिया विधि। इसके इस सतत रहतिया विधि यानी कि परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड से मतलब है कि जो स्टॉक होता है उसका जो मूल्य होता है, प्राइस होता है, उसकी जो मात्रा होती है, उसकी गणना कैलकुलेशन जो होती है वो बराबर होती रहती है, जिससे क्या होता है कि उसका जो वैल्यू होता है और जो उसका मात्रा होता है उसकी एक वास्तविक सूचना मिलती रहती है। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रहतिया का लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो पर मूल्यांकन करने की प्रक्रिया एक उदाहरण है? ए कॉस्ट कॉन्सेप्ट लागत अवधारणा, बी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एकरूपता की अवधारणा, सी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट रूढ़िवादिता की अवधारणा, डी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट वसूली की अवधारणा। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रहतिया का लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो पर मूल्यांकन करने की प्रक्रिया एक उदाहरण है। तो ये जो मेथड है किस मेथड के तहत आता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए अकाउंटिंग इज कॉमनली ट्रीटेड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लेखांकन को सामान्यतया व्यापार की भाषा माना जाता है। बी देयर आर मेनी व्यूज अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेखांकन सिद्धांतों के बारे में अनेक विचारधाराएं हैं। सी देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग, लेखांकन में रूढ़िवादिता के सिद्धांत की प्रयुक्त नहीं है। डी अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण पर आधारित है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ फॉल्स, तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? तो देखिए ए में दिया हुआ अकाउंटिंग इज़ कॉमनली ट्रीटेड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो बिल्कुल सही है, ट्रू है, लेखांकन को सामान्यतः व्यापार की भाषा माना जाता है। बी में दिया हुआ देयर आर मेनी व्यूज अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेखांकन सिद्धांतों के बारे में अनेक विचारधाराएँ, ये भी ट्रू है। सी में दिया देयर इज़ नो एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग, लेखांकन में रूढ़िवादिता के सिद्धांत की प्रयुक्त नहीं है। तो देखिए ये फॉल्स है, रूढ़िवादिता तो हम पढ़ते आए हैं, तो कंजर्वेटिज्म के बारे में, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के बारे में आप पहले भी देखते आए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, ये फॉल्स है।
और डी में दिया हुआ है अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण पर आधारित है, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, रियलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट अप्लाई टू, लेखांकन का वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता है। ए सर्विस इंडस्ट्री सेवा उद्योग में, बी माइनिंग इंडस्ट्री खदान उद्योग में, सी रेलवे ट्रांसपोर्ट रेल यातायात में, डी लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स दीर्घकालीन निर्माणी ठेका प्रसंविदाओं में। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट अप्लाई टू, लेखांकन का वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऑप्शन में दिए हुए हैं सर्विस इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, रेलवे ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। लेखांकन की वसूली अवधारणा के अनुसार लाभ तभी माना जाना चाहिए जब वास्तव में वस्तु या सेवा की सुपुर्दी अथवा निष्पादन हो तथा वसूली का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाए या वस्तु का स्वामित्व हस्तांतरण हो जाए। तो लेखांकन की अवधारणा जो है किस किस व्यवसाय पर लागू होती है? रेल यातायात पे होती है, खदान उद्योग में, सेवा उद्योग में, विनिर्माणी उद्योग में। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए यानी दीर्घकालीन निर्माणी ठेका प्रसंविदाओं के लिए ये लागू नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत नहीं है? ए सेल्स रेवेन्यूज एंड इनकम शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड और मटेरियली ओवर स्टेटेड, विक्रय आगम तथा आय को न तो प्रतिशत करना चाहिए और न आवश्यक रूप में बढ़ाकर दिखाना चाहिए। बी देयर मस्ट बी प्रॉपर कट ऑफ अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज एंड लाइबिलिटीज फॉर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, रहतिया तथा लागत एवं व्ययों संबंधी दायित्वों के लिए समुचित विच्छेदित लेखांकन होना चाहिए। सी नॉन रेकरिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स एंड लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड दे एक्रू बट शुड बी शोन सेपरेटली फ्रॉम द यूजुअल ऑपरेशंस, अनावर्ती तथा असाधारण लाभों तथा हानियों को उपार्जन अवधि में ही मान्य किया जाना चाहिए किंतु सामान्य परिचालकों से अलग दिखाना चाहिए। डी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज शुड ऑर्डिनरली बी कैरिड एट मार्केट कोटेशंस, दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में निवेश को सामान्यतः उनके बाजार निर्ख पर आगे ले जाना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री 1996 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज शुड ऑर्डिनरली बी कैरिड एट मार्केट कोटेशंस, दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में निवेश को सामान्यतः उनके बाजार निर्ख पर आगे ले जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, द प्रिंसिपल एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस एमनेट्स फ्रॉम, लाभों को प्रत्याशित न करो तथा सभी संभाव्य हानियों के लिए प्रावधान करो के सिद्धांत का उदय हुआ है। ए द कन्वेंशन ऑफ रिलेवेंस, संगतता की प्रथा से। बी द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एक रूपता की अवधारणा से। द मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्णता की अवधारणा से। द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, रूढ़िवादिता की अवधारणा से। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है पहले भी। तो द प्रिंसिपल एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, यानी कि फ्यूचर के लिए अगर कोई लॉस होता है तो उसके लिए आप कोई प्रोविज़न वगैरह पहले से तैयार करके रखते हैं, तो वो किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा, द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, रूढ़िवादिता की अवधारणा से। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स आर रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, दिस इज डन इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ, स्थायी परिसंपत्तियां आर्थिक चिट्ठे में ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाई जाती हैं, ऐसा निम्नलिखित लेखांकन सिद्धांत के अनुपूर्ति हेतु किया जाता है। ए गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, चालू व्यवसाय सिद्धांत। बी कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, रूढ़िवादिता सिद्धांत। सी कांस्टेंट मनी वैल्यू प्रिंसिपल, स्थिर मुद्रा मूल्य सिद्धांत। डी रियलाइजेशन प्रिंसिपल, वसूली सिद्धांत। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्री 1997 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, फिक्स्ड एसेट्स आर रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, दिस इज डन इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ। तो किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत आप फिक्स्ड एसेट को बैलेंस शीट में शो करते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
वो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल यानी चालू व्यवसाय सिद्धांत के अंतर्गत आप ऐसा करते हैं। चालू व्यवसाय सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग क्या मानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो अनिश्चित काल तक चालू रहेगा, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट में जो भी एसेट है उसको ऐतिहासिक लागत के आधार पर दिखाते हैं, और इसी सिद्धांत के आधार पर हम संपत्तियों को उनके बाजार मूल्य पर नहीं दिखाते हैं, तथा जो डेप्रिसिएशन होता है उस एसेट के डेप्रिसिएशन को हम लोग जीवन काल में विभाजित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, चालू व्यवसाय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। द अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ मैचिंग मीन्स, लेखांकन की तुलना परंपरा का आशय होता है। ए प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच्ड विद द सेल्स रेवेन्यू, समय अवधि के लाभ की बिक्री आय से तुलना। बी प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच्ड विद द इन्वेस्टमेंट, समय अवधि के लाभ की विनियोग से तुलना। सी एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड टू बी मैच्ड अगेंस्ट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर पीरियड, एक समय अवधि के व्ययों की अन्य समय अवधि के व्ययों से तुलना। डी एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड टू बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड, एक समय अवधि के व्ययों की उसी अवधि के आगम से तुलना। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, द अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ मैचिंग मीन्स, लेखांकन की तुलना परंपरा का आशय होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड टू बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड, एक समय अवधि के व्ययों की उसी अवधि के आगम से तुलना। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 1997 में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।